हेलो पेरेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द इंडियन पॉलिटी, दैट इज़ सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब दोस्तों द मोस्ट नोटिफाइड फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। असल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट नोटिफाइड फीचर्स क्या क्या है, एक के बाद एक हम उसको डिस्कस करेंगे और एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिल सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की टाइप्स क्या क्या होती है दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन इज द डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल्स फेथ एंड एस्पायरेशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है लोगों के फेथ और एस्पायरेशंस का। और लोगों के फेथ और एस्पायरेशन क्या है? लोगों का फेथ और एस्पायरेशन है जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी। ये सारी चीज़ें उनकी फेथ और एस्पायरेशंस को बिलोंग करती है। और ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी हुई हैं दोस्तों? ये लिखी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और इंडिया के लोगों का भी यही फेथ और एस्पायरेशंस थी कि उनको जस्टिस मिले, उनको लिबर्टी मिले, इक्वालिटी मिले। तो ये सारी चीज़ें हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखी हैं दोस्तों। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन को हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट्स में। एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों, एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों आप सब जानते हो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। मैंने लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो दोस्तों रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों। ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये कंसेप्ट था हमने किस देश से बोरो किया था दोस्तों? तो ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो किया था दोस्तों। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों? ब्रिटेन का, ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों। अगर हम देखें अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे पास एक पूरी किताब है जिसको हम बोल सकते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन है। जबकि अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो वेरियस सोर्सेज से वेरियस लॉ समय दर समय वहाँ बनते गए और उन्हीं लॉज को जब उन्होंने डिफाइन किया तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो गया। तो उनकी एक पर्टिकुलर कोई बुक नहीं है जिसको वो कह सकें कि ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशन बुक है। जबकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक पर्टिकुलर बुक में हमने नोटिफाई किया है जिसको हम बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों। तो एग्जाम्पल याद रखनी है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों। आपको याद रखना। और इंडिया ने जो ये अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंसेप्ट है वो अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया हुआ है दोस्तों, याद रखना है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इट इज़ द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों। लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो सबसे लंबा लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओरिजिनली अगर हम बात करें जब हमने अडॉप्ट किया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को, तो उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट थी दोस्तों? प्रीएम्बल प्रेजेंट था। आपने एक चीज़ याद रखनी है, प्रीएम्बल को तो हमने बाद में लिखा है, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन कंपाइल कर दिया था सारा, बाद में प्रीएम्बल को हमने लिखा है। बट प्रीएम्बल भी उस समय ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था। और उस समय जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे जो 22 पार्ट्स में डिवाइड थे दोस्तों। पार्ट्स क्या होते हैं? हमने ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स इज नोन एज पार्ट्स। तो वेरियस आर्टिकल्स के ग्रुप को हमने ग्रुपिंग की है और इसको हमने बोला पार्ट्स। तो जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे जिनको हमने 22 पार्ट्स में डिवाइड किया और उस समय हमारे पास 8 शेड्यूल्स थे दोस्तों। अब क्या है, धीरे धीरे हमने क्या किया है, ऐड ऑन किया है, अमेंडमेंट की है और कुछ हमने और चीज़ें इसमें जोड़ी। जैसे हमने 4 पार्ट्स इसमें बाद में जोड़े हैं दोस्तों जो पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं थे। जैसे पार्ट 4th ए, पार्ट 9th ए, पार्ट 9th बी और पार्ट 14th ए दोस्तों। और हमने बाद में 4 शेड्यूल्स भी जोड़े हैं, 9, 10, 11, 12। ये जो शेड्यूल हैं हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं थे। पहले 8 शेड्यूल्स थे और अब जाकर 12 हो चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट लाइन मैंने लिखी है, नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड हैज सो मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स। तो हमने पढ़ा कि जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हम 395 आर्टिकल्स थे दोस्तों। एग्जाम में पूछेंगे आपको ओरिजिनली व्हेन एवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड देन हाउ मेनी आर्टिकल्स, तो आंसर होगा 395 आर्टिकल। तो उस समय पार्ट्स कितने थे? 22 पार्ट्स थे। और शेड्यूल्स कितने थे दोस्तों? तो 8 शेड्यूल्स थे। आज ये 8 शेड्यूल 12 शेड्यूल्स में बदल चुके हैं, 22 पार्ट्स 25 में बदल गए हैं और 395 आर्टिकल जो उस समय थे आज 465 प्लस आर्टिकल्स हो चुके हैं। तो किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया में किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन में इतने ज़्यादा आर्टिकल्स और शेड्यूल्स मेंशन नहीं है। अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अगर हम उसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं तो उसमें भी 7 ही आर्टिकल हैं। तो सोचो हमारे देश में 395
395 आर्टिकल्स हैं, इसी वजह से हम इसको लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं दोस्तों। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर आगे जो एग्जाम मैंने लाइन लिखी है कि इतना बड़ा जो एलिफेंटाइन जो साइज है हमने कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्यों, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमने इतना बड़ा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जिसको हम लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं दोस्तों, कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं और कुछ भी और भी ज़्यादा फैक्टर्स हैं। आइए हम उनको डिस्कस करते हैं। तो 4 फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स हैं दोस्तों जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है एलिफेंटाइन साइज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वो कौन कौन से हैं? पहला है ज्योग्राफिकल फैक्टर। दोस्तों आप सब जानते हो हमारे देश में बहुत सारे रीजन्स हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपनी देश की डाइवर्सिटी को, हमारी डाइवर्सिटी ही इतनी ज़्यादा है, इस वजह से हमें क्या करना पड़ा, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा। कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं, जैसे दोस्तों आप सब जानते हैं हम लोग कॉलोनी थी ब्रिटेन के, तो ब्रिटेन हमको गवर्न करने के लिए ब्रिटेन ने कुछ एक्ट बनाए थे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये हिस्टोरिकल फैक्टर है इसका। हमने बड़ा सारा जो अपना स्ट्रक्चरल पार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया, और जो काफ़ी ज़्यादा बल्कि था। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने बहुत सारी चीज़ें बोरो की हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्यों इतना बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, सबसे पहले तो सिंगल सिटीजनशिप आपको याद रखना है। आपको पता है सेंटर और स्टेट में जो भी ये जो कंसेप्ट है, एक ही नागरिकता चलेगी, तो एक ही हमारे सिटीजनशिप भी एक ही है। और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों, यहाँ पर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। सेंटर का भी वही कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों और स्टेट का भी वही कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा सेंटर और स्टेट दोनों का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा नहीं है कि स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन और सेंटर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट है डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज। ल्यूमिनरीज का मतलब जो बड़े ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लोग थे, वो कानून के जानकार रहे उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इस वजह से उन्होंने बड़े सारे एक्ट्स लाए, बड़े सारे कानून जोड़े हैं। इस वजह से भी हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बड़े सारे लीगल ल्यूमिनरीज थे जो कानून के जानकार थे, तो उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है इस कॉन्स्टिट्यूशन को इतना एलिफेंटाइन स्ट्रक्चर बनाने में। तो 4 फैक्टर कौन कौन से हैं दोस्तों जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा बनाया? सबसे पहले है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दोस्तों ये 4 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अब आपने नेक्स्ट लाइन आप देख रहे हो, मैंने लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स नॉट ओनली द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस बट ऑल्सो डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ हमें फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी ये सब नहीं बताता है। राइट्स तो बताता ही बताता है हमें, पर सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें नहीं बताता है, वो ये भी बताता है कि किस तरह से देश का एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है दोस्तों। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, नेक्स्ट साइलेंट फीचर इसका क्या है? ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। दोस्तों हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था अपने सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने बड़े सारे कंट्रीज से बोरो किए हैं कुछ सोर्सेज। भीमराव अंबेडकर ने प्राउडली कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इस लाइन का ये मतलब है कि हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को खंगाला है, उसमें से अच्छी अच्छी चीज़ें हमने क्या की हैं, उसमें से ऐड ऑन की हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। दोस्तों यहाँ पर फोकस रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े सारे पार्ट्स जो हमने बोरो किए हैं, जैसे स्ट्रक्चरल पार्ट, ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो हमने कहाँ से बोरो किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। जो हमारा फिलोसफिकल पार्ट है, जैसे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये हमने कहाँ से कॉपी किया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, और डीपीएसपी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जो हमारा जो पॉलिटिकल पार्ट है दोस्तों, वो हमने कहाँ से ड्रॉ किया है? वो हमने किया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो दोस्तों जब हमने पॉलिटिकल पार्ट क्यों ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया? दोस्तों आप सब जानते हो उस समय हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे, तो ऐसा नहीं कर सकते थे कि हम चाइना से अपना पॉलिटिकल पार्ट बोरो कर सकते। तो जिस तरह से ब्रिटेन हमें चला रहा था, उसी तरह से हमने वहाँ से पॉलिटिकल उसका पार्ट बोरो किया है। जैसे पॉलिटिकल पार्ट आपको याद रखना है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, कहाँ से लिया है? ड्रॉन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट है दोस्तों, जो आज आप कैबिनेट गवर्नमेंट देखते हो प्राइम मिनिस्टर की, वो भी हमने कहाँ से बोरो किया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का क्या रिलेशन होगा दोस्तों? वो भी हमने अपना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया हुआ है दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? ये एक लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में इतने ज़्यादा आर्टिकल्स, 395 आर्टिकल्स मेंशन नहीं है जितने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। दूसरा साइलेंट फीचर्स है दोस्तों कि हमने वेरियस सोर्सेज से इसको बोरो किया है। जैसे इसका स्ट्रक्चरल पार्ट हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। इसका फिलोसफिकल पार्ट जिसमें फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी आते हैं, वो अमेरिका और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया। तीसरा जो पॉलिटिकल पार्ट है इसका कि कैबिनेट गवर्नमेंट क्या होगी, रिलेशनशिप क्या होगा एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर के साथ। दोस्तों एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स में आपको क्लियर कर दूं, लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो इनको इंप्लीमेंट करते हैं। हालांकि
हमारे देश में लेजिस्लेटिव एज एग्जीक्यूटिव भी वर्क कर जाता है। तो यही जो पॉलिटिकल पार्ट है हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो दोस्तों सबसे पहले इस लाइन को समझने से पहले आपको ये समझना है कि रिजिडिटी क्या होता है और फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में आपको डिफरेंस समझना है दोस्तों। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसको चेंज करना इतना आसान नहीं, और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों जिसको चेंज करना आसान रहता है। तो जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको चेंज करना इतना आसान नहीं, हालांकि चेंज हो सकता है बट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना इतना आसान नहीं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्पेशल प्रोसीजर हमें लगता है अमेंडमेंट का। याद रखना दोस्तों, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में हमें स्पेशल प्रोसीजर की ज़रूरत होती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, और फ्लेक्सिबल अगर कॉन्स्टिट्यूशन जिसका हो तो उसको हम एक ऑर्डिनरी लॉज के जरिए चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जांपल आएगी, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, उस स्पेशल प्रोसीजर की जरूरत था अगर उसमें कुछ चेंज लाना है। अगर हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, तो उसमें ऑर्डिनरी लॉज के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है या फ्लेक्सिबल है। तो दोस्तों इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनाया है कि वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है दोस्तों। तो याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए सिंथेसिस ऑफ बोथ, कि वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी आसानी से चेंजेस ला सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम चेंज नहीं कर सकते, पार्लियामेंट समय समय पर चेंज करती है दोस्तों। अगर देखो हमारे देश में मेजॉरिटी का कंसेप्ट है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना है तो कहीं जगह पर स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है, कई जगह पर सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होती है दोस्तों। तो आर्टिकल 368 की हेल्प से जब हम आगे पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे अमेंडमेंट किया जाता है, तो हम वो सारा वहां पर आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अभी आपको ओवरव्यू जानना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, ये मिक्सचर है, बोथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल ही है, एक एक करके नहीं है दोस्तों। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेस। हमारे देश का स्ट्रक्चर दोस्तों, फेडरल सिस्टम क्या होता है। फेडरल सिस्टम में आपने देखा होगा, जब हमारे देश में 3 टाइप्स की गवर्नमेंट एट ए टाइम काम करती है दोस्तों, जैसे सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, और तीनों के पास अपनी अपनी पावर्स है दोस्तों। ये हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर है। पर दोस्तों जब भी कोई इमरजेंसी लाइक सिचुएशन आती है तो सेंटर गवर्नमेंट के पास पावर्स शिफ्ट हो जाती हैं। इसी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी भी हो जाता है दोस्तों। एक होता है यूनिटरी स्ट्रक्चर, एक होता है आपका फेडरल स्ट्रक्चर। यूनिटरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, सारी की सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, और फेडरल स्ट्रक्चर होता है कि तीनों गवर्नमेंट के पास पावर होती है दोस्तों। तो हमारे देश का स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे देश का स्ट्रक्चर फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। फेडरल तब है जब फेवरेबल कंडीशंस हैं दोस्तों, और यूनिटरी तब होता है जब इमरजेंसी लाइक सिचुएशन आ जाती है। तो हमारे देश का स्ट्रक्चर क्या है, काजी फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश का दोस्तों। याद रखना, काजी फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमारे देश में फेडरल तो ही है बट सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स दी हुई हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश फेडरल सिस्टम। इस समय फेडरल सिस्टम है, पर कभी कभार केसेस में यूनिटरी हो जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है। फेडरेशन के हम आपके क्या फीचर्स हैं, फेडरेशन के फीचर्स क्या हैं दोस्तों, फेडरल सिस्टम के फीचर्स क्या हैं, फेडरेशन के फीचर्स क्या होते हैं दोस्तों, और यूनिटरी फीचर्स क्या होते हैं दोस्तों, याद रखना है। एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में आएगा। तो फेडरेशन के फीचर्स क्या हैं, फेडरेशन में 2 टाइप की 2 गवर्नमेंट्स होती है, मतलब एक सेंटर में होगी एक स्टेट में होगी। डिवीजन ऑफ पावर्स रहेगा दोस्तों, जो पावर्स होंगी वो डिवाइड रहेंगी। वहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सेंटर के लिए अलग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी होगी, रिजिडिटी होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, इतना आसान नहीं होगा चेंज करना। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, और बाई कैमरलिज्म दोस्तों, याद रखना है 2 हाउसेज। जैसे हमारे देश में क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है तो 2 हाउसेस हैं, बाई कैमरलिज्म है, लोकसभा भी है राज्यसभा भी है दोस्तों। हमारे देश में सेंटर स्टेट लोकल गवर्नमेंट भी चलती है, तो तीनों के पास अपनी अपनी पावर्स है, पावर्स को डिवाइड किया हुआ है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, हमारा एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट के लिए भी वही है, सेंटर के लिए भी वही है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है दोस्तों। ये सारे जो फीचर्स हैं ये किसके फीचर्स हैं दोस्तों, ये हैं आपके फेडरेशन के फीचर्स हैं। और यूनिटरी फीचर्स के कौन कौन से आपके फीचर्स होते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट के, कि यूनिटरी में स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है दोस्तों, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सिंगल सिटीजनशिप होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है दोस्तों। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या है होता है, जैसे हमारे देश की बात कर लो तो सुप्रीम कोर्ट ऊपर है और सुप्रीम कोर्ट के नीचे ही सारे कोर्ट्स आएंगे।
अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर्स, तो स्टेट के जो गवर्नर्स उनको सेंटर अपॉइंट करता है। ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे यूपीएससी दोस्तों, सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। इमरजेंसी प्रोविजंस दोस्तों, ये यूनिटरी फीचर्स हैं और ये आपके फेडरेशन के फीचर्स आ जाते हैं दोस्तों। आप मैच द फॉलोइंग्स में एग्जाम में पूछते हैं, आप इसको उतार लेना। नेक्स्ट जो मैंने लाइन लिखी है नोट करना, द टर्म फेडरेशन हैज़ नो वेयर यूज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों जो टर्म फेडरेशन है वो कहीं पर भी यूज नहीं की हुई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फेडरेशन क्या होता है दोस्तों, जैसे मैं आपको एक क्लासिकल एग्जांपल दूं, यूएसए जो देश है वहां पर सब स्टेट्स ने मिलकर एग्रीमेंट किया है कि वो मिलकर यूएसए को बनाएंगे और उनकी जब मर्जी करेगी वो अलग हो जाएगा। बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। आपने आर्टिकल नंबर 1 में देखा था दोस्तों, आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट। तो फेडरेशन की जगह हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स को फॉलो किया है दोस्तों। तो इंडिया कोई एग्रीमेंट का नतीजा नहीं है दोस्तों, जैसे यूएसए है। हमारे देश का स्ट्रक्चर क्या है, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेस है। हमारे देश का स्ट्रक्चर फेडरल भी है बट मोर पावर्स दी गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये याद रखना है दोस्तों। फेडरल तो है ही है, डिवीजन ऑफ पावर्स भी है, शेयरिंग ऑफ पावर्स भी है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स दी हुई हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। और काफ़ी ज़्यादा जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बड़ी ज़्यादा चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बोली हैं, जैसे काजी फेडरल जो वर्ड है वो किसने बोला है, केसी वेयर ने। बारगेनिंग फेडरलिज्म किसने बोला है, मॉरिस जोन्स ने। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने बोला है, ग्रैनवाइल ऑस्टिन ने। फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी किसने बोला है, आइवर जेनिंग्स ने दोस्तों। तो ये याद रखना है। तो हमारे देश का स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, काजी फेडरल है। दैट मीन्स फेडरल सिस्टम तो है ही है बट यूनिटरी बायस्ड है। यूनिटरी बायस का मतलब है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंटर की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। दैट मीन्स हमने सेंटर को ज़्यादा पावर्स दी हुई हैं दोस्तों। अगर आप खुद देखते हो, जब भी कभी इमरजेंसी लगाई जाती है तो तीनों जो भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट है चाहे लोकल गवर्नमेंट है, उनकी पावर्स को किसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दोस्तों। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे देश में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि हमारे देश का स्ट्रक्चर क्या है, फेडरल भी है और पर यूनिटरी बेस है दोस्तों। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोस्तों। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे देश का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हमने कहाँ से बोरो किया है, ये हमने किया है ब्रिटेन से बोरो किया है। हम अपने देश में ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमने कौन सा जो और सिस्टम है गवर्नमेंट का वो कौन सा हम फॉलो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रादर देन यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो दोस्तों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारी। ये जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये क्या होता है दोस्तों, इसमें जो आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने कोई भी एक्शंस के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। तो ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में। हमारे देश का स्ट्रक्चर कैसा है दोस्तों, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दोस्तों, याद रखना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं दोस्तों, याद रखना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वेस्टमिंस्टर मॉडल। वेस्टमिंस्टर लंदन में एक जगह है जहां पर ब्रिटेन की पार्लियामेंट बैठती है, तो इस वजह से हम इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं और इसको कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं दोस्तों। एक चीज़ और याद रखनी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आज के दौर पर हम प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को ज़्यादा आजकल देखा जा रहा है, ज़्यादा पावर में है वो। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ, यहाँ पर मैंने पीजी लिखा हुआ है, इसको याद रखना, फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे देश में गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहाँ से ये बोरो किया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। और एक और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ एक और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जो इंडिया में नहीं है, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पर है, यूएसए में है दोस्तों। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों सेपरेट होते हैं, बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इन दोनों का कोऑर्डिनेशन चलता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इंडिया में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, तो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया। कौन कौन से फीचर्स हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आपको पता है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स। नॉमिनल हेड और रियल हेड, नॉमिनल हेड कौन है हमारे देश का दोस्तों, प्रेसिडेंट है, और रियल कौन है हमारा, प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर नॉमिनल भी है, रियल भी है। मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, तो यहाँ पर नॉमिनल हेड भी है, रियल हेड भी है। नॉमिनल मतलब नाम का हेड तो प्रेसिडेंट, और रियल मतलब आपके प्राइम मिनिस्टर, पावर्स उसके पास होती है। मेजॉरिटी पार्टी रूल, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का नेक्स्ट फीचर क्या है, यहाँ पर मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर्स को अगर वो कोई भी एक्शन करेंगे। मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, लीडरशिप ऑफ पीएम एंड सीएम, प्राइम मिनिस्टर और सीएम की लीडरशिप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, तो आप सब जानते हो दोस्तों हमारे देश में लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, जबकि लोकसभा आपका डिसॉल्व हो सकता है, तो वो नॉन परमानेंट हाउस है। वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सारे फीचर्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हैं दोस्तों, इसको याद रखना है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। नोट आपको क्या लिखना है अगर आपको कोई पूछे, हालांकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है ही हमारा, हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखकर हम चलते हैं, या हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन से बोरो किया है। तो उनकी पार्लियामेंट और हमारी पार्लियामेंट में क्या डिफरेंस है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सोवरेन बॉडी लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट हमारी सोवरेन बॉडी नहीं है जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट है दोस्तों। ऐसा क्यों लिखा है मैंने कि अगर इंडियन पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाती है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो आसानी से लागू हो जाएगा। अगर वो कानून गलत है तो आप हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो उस कानून को ख़त्म भी कर सकता है। तो इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन बॉडी नहीं है दोस्तों। और दूसरा डिफरेंस क्या है इंडियन पार्लियामेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट का दोस्तों, इंडियन स्टेट जो हमारी इंडिया की जो स्टेट है वो क्या है, वहाँ पर इलेक्टेड हेड है दोस्तों। इलेक्टेड हेड मतलब हमने अपना हेड है वो इनडायरेक्टली चुना। जैसे दोस्तों आपको पता है कि प्रेसिडेंट जो हमारे जो नॉमिनल हेड है हमारे देश के, जिनको फर्स्ट सिटीजन भी बोलते हैं, उनको हम चुनते हैं, जबकि वहाँ पर जो उनका जो नॉमिनल हेड है वो क्वीन होती है। तो वो मोनार्कियल बेस सिस्टम है दोस्तों। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट साइलेंट फीचर्स थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दोस्तों। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल हम इसके सेकेंड पार्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।